दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से अपने 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 यूट्यूब के चैनल पर, जिसका नाम है आपका अपना फार्मासिस्ट। तो आज फिर अनदर टॉपिक, नया टॉपिक अपने स्टार्ट किया है। इसके बारे में मैं आप सब लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताना चाहूँगा। इस टॉपिक का जो नाम है वो है NSAID, जिसका जो नाम होता है, फुल फॉर्म होता है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। सबसे पहले तो अपनी ये जानना चाहेंगे कि NS, इसमें जो नॉन स्टीरॉयडल है, इसका क्या मतलब है। इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए आप, ये क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। इस दो टाइप की होती हैं। एक तो देखो मैंने बताया आप लोगों को नॉन स्टीरॉयडल, ये वाली है, ये नॉन ओपियोइड भी कहते हैं इसको, और नॉन स्टीरॉयड भी बोलते हैं इसको। इसमें एक टाइप की ड्रग्स और हैं। अगर हम ये अगर ये आप हटा दें, नॉन स्टीरॉयड हटा दें, अगर उस कंडीशन में फिर क्या रह जाएगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो ये जो है ना, ये जो ड्रग्स हैं दूसरी वाली, वो होती हैं स्टीरॉयड, जिसका नाम होता है, इसको नार्कोटिक भी बोलते हैं या ओपियोइड एनाल्जेसिक भी कहते हैं। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है देखा जाए तो। इसका सबसे पहला जो होता है, दो टाइप का है, जैसे स्टीरॉयड और नॉन स्टीरॉयड। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले इस तीनों के नाम बताऊंगा। स्टीरॉयड को आप लोग कभी कभी नार्कोटिक एनाल्जेसिक भी बोलते हैं या ओपियोइड एनाल्जेसिक भी कहते हैं। और जो NSAID है, उनको अपन क्या बोलते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी बोलते हैं, नॉन ओपियोइड भी बोलते हैं, और नॉन नार्कोटिक ड्रग्स भी कहते हैं। अब इसमें दोनों में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये क्या करते हैं, ये सीवियर पेन्स के लिए इस्तेमाल होती हैं स्टीरॉयड ड्रग्स। और अनदर हैंड, ये भी सेम टू सेम है, यूज फॉर सीवियर टाइप ऑफ पेन्स। अब लेकिन इसकी तुलना में इसमें जो है ना, इसमें एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। इसके जो एडवर्स इफेक्ट है थोड़े से लेस हैं, क्योंकि ये स्टीरॉयड है। इसके बाद ये क्या करता है, डायरेक्टली CNS को डिप्रेस करता है, और ये क्या करता है, CNS को इफेक्ट नहीं करता है, ये एक्ट करता है पेरीफेरली पे, CNS पे नहीं। इसको PNS बोलते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, इस पर इफेक्ट करता है। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है मॉर्फिन और कोडीन। और इसके जो एग्जांपल्स हैं, ये जो है ना, इस ड्रग के बारे में बताऊंगा, NSAID के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शायद आप लोगों को भी शायद पता हो इस चीज के बारे में। ये जो ड्रग्स हैं, एक टर्म है जो मैंने रेड लेटर में दिखाया हुआ आप लोगों को, इसको बोलते हैं OTC ड्रग्स। OTC मीन्स ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मीन्स इसमें क्या होता है, प्रेस्क्रिप्शन की कोई रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर आप इन टाइप की या नार्कोटिक्स ड्रग्स को लोगे, मॉर्फिन कोडीन का अगर आप कॉम्बिनेशन कुछ लोगे मार्केट से, तो आपको प्रेस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होगा। लेकिन इस कंडीशन में आपको कोई भी OTC ड्रग्स हैं ये, इनमें कोई प्रेस्क्रिप्शन की रिक्वायर्ड नहीं है। इसके एग्जांपल हैं एस्पिरिन, ब्रूफेन। अब लेकिन अपन बात करते हैं कि ये स्टीरॉयड जो रहती हैं वो कब यूज की जाती हैं, स्टीरॉयड का इफेक्ट इतना अच्छा क्यों होता है, ये क्यों दी जाती है, सबसे लास्ट में क्यों दी जाती हैं। ये क्या करती हैं, दे इनहिबिट फॉस्फोलाइपेज, जिससे कि फॉस्फोलाइपेज को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से अरेकिडोनिक एसिड ही नहीं बन पाता। अब मैं इसके बारे में आप लोगों को यहाँ बताऊंगा। देखिए आप, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ NSAID, ये तो मैंने बता दिया आपको, दो टाइप के थे। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ NSAID, अब इसको क्या बोलते हैं, मैं पूरा तरह समझाने की कोशिश करूंगा। ये अपने शरीर में इंजरी हुई थोड़ी बहुत, अपने शरीर की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ह्यूमन की सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है। और फॉस्फोलिपिड जो होती है ना, जैसी इंजरी होती है उस कंडीशन में एक रेड में एंजाइम है फॉस्फोलाइपेज, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ ये वाली जो ड्रग है सीधा यहाँ इफेक्ट करती है, इसकी वजह से अरेकिडोनिक एसिड बनता ही नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं नार्कोटिक। ये सबसे इफेक्टिव ड्रग मानी जाती है, लेकिन ये सबसे लास्ट में दी जाती है। जब बिल्कुल क्रिटिकल हालत होती है, तो कुछ कंडीशन में कुछ नहीं है, उस कंडीशन में इसको अपन देते हैं। अब अरेकिडोनिक एसिड बना, अरेकिडोनिक एसिड ने बाद ये दो टाइप से हो गया, इसमें साइक्लोक्सीनेस, कॉक्स और 5-लॉक्स, ये दो टाइप से बनता है। कॉक्स 1 है, एक कॉक्स 2 है इसमें। अब कॉक्स 1 और कॉक्स 2, अब कॉक्स 1 में भी दो टाइप के होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन PGs बोलते हैं उसको, और थ्रोम्बोक्सिन TXA2 इसको बोलते हैं। अब ये क्या करता है, कॉक्स 1 जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो रहते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है उसमें एक है ना प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इससे कि उसका सीक्रेशन को बढ़ाते हैं।
और इससे क्या होता है, और अपन इसको एक टर्म भी बोल सकते हैं, रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड के जो रेगुलेशन है उसको मेंटेन रखता है। थ्रोम्बोक्सिन, थ्रोम्बोक्सिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉस। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। और एक चीज और है, प्लेटलेट एक्टिवेशन, ये प्लेटलेट को एक्टिवेट कर देता है। और प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन, एग्रीगेशन, अब ये पॉइंट क्या होता है, प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन, ये क्या करता है, इसको मैंने निशान देखा होगा, आपने ऊपर की तरफ देखा होगा, तो ये इनको है ना, इनको इंक्रीज कर देता है। और अपना जो है ना, इन दोनों प्रोसेस की वजह से इन्फ्लेमेशन, पेन एंड फीवर जो होता है ना, डाउन हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद जो COX-2, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में को पढ़ना नहीं है, ज्यादा समझना नहीं, क्योंकि ये बहुत कम यूज होती है। COX-2 ये क्या करता है, PGs और PGI2, PGI2 को अपन क्या कहते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी कहते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन कहते हैं। अब ये क्या करते हैं, इंड्यूस पेन एंड फीवर, ये क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं पेन को और फीवर को। अब ये 5 लॉस, ये इसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे जब कोई भविष्य में। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये इसकी डेफिनेशन क्या थी, जब तक मैं आपको उसको नहीं समझाता तो डेफिनेशन भी नहीं समझा पाता। ये क्या करते हैं, ये जो ड्रग्स होती हैं ये अपनी क्यों जरूरी है, क्योंकि अपने ये रिड्यूस करते हैं बॉडी में जो पेन होता है उसको रिड्यूस करते हैं। अब ये फीवर की कंडीशन में अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये रिड्यूस करते हैं बॉडी टेम्परेचर, एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर। दे रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, ये इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर। और सबसे बड़ा पॉइंट कि ये जो NSAID है वो नॉन नार्कोटिक ड्रग है और नॉन ओपिएट है नेचर में। अब इसके बाद जो है ना, मैं आप सब लोगों को बताऊंगा, और थोड़ा सा समय और लूंगा आपका, 5-7 मिनट का और लूंगा बस। अब बात करेंगे अपन इसकी अगले की क्लासिफिकेशन की, इसमें कौन कौन सी क्लास की ड्रग होती हैं और उनका क्लास का क्या क्या काम होता है। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि इसमें क्लासिफिकेशन है क्या क्या। क्लासिफिकेशन ऑफ NSAID, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो रहता है ना, वो रहता है अपना, इसमें मोस्टली है ना 4 क्लास देखी गई है, 4 क्लास देखी गई है। सबसे पहले तो होता है नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर। एज यू नो, पिछली बार मैंने बताया था COX ये क्या करता है, डायरेक्टली COX को इनहिबिट करता है। अब जैसे कि हमने लास्ट डायग्राम में बताया था, COX-1 और COX-2 ये दोनों को ब्लॉक कर सकता है, इनहिबिट COX-1 एंड COX-2, ठीक है। तो इसीलिए इसका नॉन सिलेक्टिव नाम रखा गया, मतलब इसका कोई सिलेक्शन नहीं है। अब इसी में भी क्या होता है, इसकी कुछ सब क्लास होती है, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलेट्स में क्या होता है, बहुत अच्छा एग्जांपल है जो भी सभी लोग जानते हैं, इसका नाम है एस्प्रिन। इसके बारे में दुनिया जानती है, आप भी जानते हो कि शायद ये डिस्प्रिन के रूप में आती है। जो दूसरा एग्जांपल है वो है आपका सर प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में क्या आता है, अपना नाम ब्रांड है आइबुप्रोफेन, इब्रोप्रोफेन, ये 2 एग्जांपल है इसके। तीसरा जो एग्जांपल है इसका वो है अपना फिनामेट्स। आप लोगों ने शायद एक टैबलेट खाई होगी फिनामेट्स, इसको बोलते हैं मेफेनिक एसिड डाइसाइक्लोमिक की टैबलेट आती है मेफ्टल पास, तो मेफेनेमिक एसिड। फिर इसके बाद जो है ना, अगली जो क्लास है वो है अपनी, देखिए एनोलिक एसिड
एनोलिक एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। और इन सबके जो एग्जांपल हैं वो मैं आपको बताता रहूंगा। इसका है पायरोक्सिकेम, ये एक एग्जांपल है, बहुत कॉमन है। और टीनॉक्सिकेम भी होता है इसमें, लेकिन जो है ना पायरोक्सिकेम जो है बहुत अच्छा ब्रांड माना जाता है, जो कि NSAID में बहुत अच्छा ब्रांड है इसका। फिर अपना जो ब्रांड है दूसरा, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, आप समझ रहे होंगे मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें आता है कीटो प्रोफेन, इसमें आता है इसमें जो आता है ना कीटोरोलेक आता है, सॉरी गलत नाम बोल रहा हूं, कीटोरोलेक और इंडोमिथासिन, ठीक है। सबसे लास्ट का जो है ना वो यही टॉपिक हो, सबसे लास्ट में जो इसका है वो है पायराजोलिन डेरिवेटिव। पायराजोलोन डेरिवेटिव, ठीक है। इसमें पायराजोलिन की एक रिंग होती है इस टाइप से, इस चक्कर में इसका नाम पायराजोलोन डेरिवेटिव रखा गया है। इसका जो एग्जांपल है वो है फिनाइल ब्यूटाजोन और ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन। आप चाहो तो ये 6 एग्जांपल्स होते हैं नॉन स्टीरॉइड। अब समझते हैं अब नॉन सिलेक्टिव में क्यों बोला मैंने, कॉक्स, इसमें कॉक्स 1 और कॉक्स 2 ये दोनों को ब्लॉक कर रहा है। इसमें सैलिसिलेट्स में एस्पिरिन, डिस्पिरिन, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में जो दो ब्रांड है, आइबुप्रोफेन और कीटोप्रोफेन। और ये फिनेमेट्स में मेफेनिक एसिड, एनोलिक एसिड डेरिवेटिव, पायरोक्सिकेम और टोनॉक्सिकेम, एसिटिक एसिड में कीटोरोलेक और इंडोमिथासिन, पायराजोलोन, फिनाइल ब्यूटाजोन और ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन, ठीक है सर। अब जो सेकंड क्लास है वो है अपनी प्रेफरेंशियल। ये तो देखो आपने ध्यान दिया होगा कि कॉक्स 1 कॉक्स 2 को कर रहा है। दूसरी होती है वो होती है प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर। जैसे मैंने डायग्राम बनाया था उसमें आपको ध्यान दिया हो, कॉक्स 2 इसका क्या है, कॉक्स 1 कॉक्स 2 को दोनों को ब्लॉक कर रहा है। ये क्या करता है, प्रेफर करता है कॉक्स 2 को, कॉक्स 2 को ही प्रेफर कर रहा है। इसमें क्या क्या आ जाता है अपना, अब इसमें जो तो ये जो होता है मोस्टली ज्यादातर यही ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे इसमें न्यूमोसाइड आ जाती है, डाइक्लोफेनेक आ जाती है, या सिक्लोफेनेक आ जाएगी। तो इस टाइप की जो कैटेगरी है ये, और इसमें जो थर्ड क्लास है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सिलेक्टिव कॉक्स 2, सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर। सिलेक्टिव कॉक्स 2 में क्या होता है, अब ध्यान दे सकते हैं अपन, मैंने क्या बोला था, प्रेफर। अब यहां पे क्या हो रहा है, सिलेक्टिव कॉक्स 2 में ये सिलेक्ट ओनली कॉक्स 2 को ही इफेक्ट करेगा, इसका कोई सिस्टम नहीं है, कॉक्स 2 को ही इफेक्ट करता है बस। अब ये अब इसमें जो रहता है, इसका जो एग्जांपल्स हैं, नाम भी सुना होगा शायद आप लोगों ने, टोरीकॉक्सिब, सिलेरीकॉक्सिब, सिलेरीकॉक्सिब, ये दोनों चलते हैं। ये हो गया अपना नॉन सिलेक्टिव। ये सारी क्लासेस हो गई 3। अब इसको एक चौथी क्लास है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मेरे को जो मेरे हिसाब से लगा वो होता है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक है प्रॉपर्टी, लेकिन इसके संग में एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट जो है ना इसका, इस ड्रग का, इस कैटेगरी की ड्रग का एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन। तो इसमें इसकी जो क्लास है सबसे लास्ट वाली,
एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी। इसका क्या मतलब है कि एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी तो है इसमें, लेकिन इसमें क्या कम है, लेकिन इसमें क्या है, ये तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है वो बहुत कम है। तो इसके जो एग्जांपल्स होते हैं, देखो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आते हैं इधर, पैरा एमिनो बेंजोफेनोन बेंजोफेन डेरिवेटिव्स जी। इसमें सबसे पहला है, इसमें आता है अपना जो सबसे फेमस ब्रांड पैरासिटामोल, पैरासिटामोल, ठीक है। पैरासिटामोल को अपन क्या बोल सकते हैं, अब देखो इसको एक नाम और बोलते हैं, एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन भी बोलते हैं अपन इसको कभी कभी, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें जो रहता है तीसरी एक और सब, इसकी जो नेक्स्ट इसका जो अदर एक क्लास और है इसकी, बेंजोक्साजिन, बेंजोक्साजिन डेरिवेटिव, बेंजोक्साजिन डेरिवेटिव ये सेकंड क्लास होती है। इसमें क्या आता है, इसका जो एग्जांपल है नेफ्लोप्राम, तो समझ में आया। नॉन सेलेक्टिव जे कॉक्स 2 में जे कॉक्स है, ये दोनों को ब्लॉक कर रहा है, सैलिसिलिक एसिड प्रोपियोनिक एसिड इसकी क्लासेस हैं। प्रेफरेंशियल में ये केवल कॉक्स 2 को ब्लॉक प्रेफर करता है, सिलेक्टिव कॉक्स 2 में ये कॉक्स 2 को ही ब्लॉक करेगा। इसके जो एग्जांपल है एटोरिकॉक्सिब और सेलिकॉक्सिब। अब जो चौथी क्लास है वो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। इसका एग्जांपल है पैरा एमिनो बेंजीनोफेन डेरिवेटिव पीसीएम पैरासिटामोल, और बेंजोफेन बेंजोक्साफेन डेरिवेटिव में इसका आता है नेफ्लोप्राम। ये हो गए इन सबके इनके क्लासिफिकेशन। इसके बाद जो है ना, इसके बाद अपन आ जाते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जैसे दिख ही रहा है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब ये रहेगा कि देखो सबसे पहला तो इसका यही है, ये क्या करता है, पेन को कम करेगा अपनी बॉडी में, जाहिर सी बात है। फिर इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, फीवर को कम करेगा बॉडी में, ठीक है, ये तीनों तो कम करेगा ही। फिर इसके साथ में जो रहेगा अब इसमें क्या करता है, इसमें एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करता है, रेस्पिरेशन रेट जो आरआर होती है इसको बढ़ा देता है ये, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रहता है ना सेल, इसमें जो कैटेगरी है सैलिसिलेट्स, वो क्या करती है, सैलिसिलेट्स जो रहती है वो है ना आरआर को रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देती है। फिर इसके अलावा बात करते हैं अपने इसकी यूजेस की। इसके यूजेस की, तो यूजेस जैसे हम बता ही चुके हैं। 3A इफेक्ट है इसका। 3A का मतलब वही एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और इन्फ्लेमेटरी। तो ये तीनों इफेक्ट ये तीनों इफेक्ट को डाउन कर देती है। ये इसका मोस्ट यूजेस है। फिर इसके अलावा अब इसके अपन बात करें साइड इफेक्ट की। साइड इफेक्ट्स क्या क्या है इसके? साइड इफेक्ट सबसे पहले तो देखो नौसिया होता है, इससे वॉमिटिंग भी हो सकती है, नौसिया वॉमिटिंग है। और इसके अलावा हेड की भी हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है। पेप्टिक अल्सर जो
अपने जो स्टमक होते हैं उसमें अल्सर्स भी हो सकते हैं, कभी कभी इसको साथ में लेते हैं तो। अब इसमें जो एक चीज है कि एक चीज मैं आप लोगों को और बताऊंगा, बहुत अच्छा पॉइंट है, जो कि ये मैंने चार्ट में समझाया था आपको कि इसमें जो COX-2 होता है, COX-2 जो रहता है इसमें, वो क्या करता है, थ्रोम्बोक्सिन लिखा था आपको, COX-2 जो रहता है ना, थ्रोम्बोक्सिन जो था ना, उसको TXA2 मैंने लिखा भी था। इससे क्या होता है, इसको RBCs जो रहती है ना, वो चिपकती चली जाती है, स्टिकिंग हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रोलक्स फॉर्मेशन। आरबीसी जब भी स्टिक होंगी और स्टाफ का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसको बोलेंगे रोलक्स फॉर्मेशन। और उस कंडीशन में क्या होता है, ESR बढ़ा हुआ आता है। तो ये ESR अगर अपनी बॉडी में कहीं भी अगर कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कहीं भी कुछ हो रहा है, तो उस कंडीशन में ESR हमेशा बढ़ा हुआ आएगा। ये इसके अलावा अब बात करते हैं अपन लोग साइड इफेक्ट्स के। भी तो हुई नहीं है साइड इफेक्ट। देखिए आप, सबसे पहले तो सबसे जो कम है वो है ना, सिलेक्टिव COX-2 के हैं सबसे कम। फिर इससे कम होते हैं सिलेक्टिव के बाद, फिर आ जाते हैं प्रेफरेंशियल के, फिर प्रेफरेंशियल से भी और कम होते हैं, बोलते हैं अपने सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर की। तो ये इस टाइप का मतलब इनका जो वो रहता है, ये इनका वो रहता है कि इस प्रकार से मतलब इनके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट इस चक्कर ऐसे ही अपन काउंट करते हैं। और सर, और अगर आप लोगों को मैंने अभी जो समझाया है और फिर भी अगर थोड़ा बहुत कमी रह गई हो तो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब उचित जब मेरे को टाइम मिलता है तो फिर मैं आपके उचित सवालों का जवाब दूंगा। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा सब्सक्राइब करें और सारे लोगों में थोड़ा शेयर भी करें। और अगले वीडियो में दोबारा से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि आप सब लोगों को, और धन्यवाद आप लोगों ने मेरे को इतना अपना बेशकीमती समय में से मेरे को कुछ समय निकाल के आप लोगों ने दिया, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और नमस्कार आप सब लोग।